लोकतंत्र का पर्व चुनाव, और इस चुनाव में, इस पर्व में सारा देश जुटा है, सभी पार्टियां जुटी है, सभी दल जुटे हैं, एक दूसरे से होड़ लगाए हैं कौन अच्छा कर पाएगा कौन नहीं। लेकिन इस पर्व में जो मुख्य लोग हैं वो है ये जनता। जनता जो भी कहेगी वही होगा। जनता के दिल में क्या है ये किसी को भी नहीं पता। कोई भी टीवी चैनल हो, कोई भी पत्रकार हो, कोई भी राजनेता हो, कोई भी व्यक्ति हो, जनता के दिल के अंदर जाकर नहीं देख सकता। जनता बटन दबाने तक क्या करेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। हम लोग यहाँ जलगांव में काव्य रत्नावली चौक है जहां पर आए हैं और ये जानना चाहेंगे यहाँ पर जो लोग भी मौजूद हैं उनसे कि आखिर इनके दिल में क्या है। जलगांव का चुनाव वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। जलगांव में बीजेपी जो है वो जो यहाँ पे सांसद थे उनका टिकट पहले ही काट चुकी थी। बाद में बीजेपी ने एक दूसरा उम्मीदवार स्मिता वाघ जो महिला उम्मीदवार थी और काफ़ी अच्छा काम भी उनका रहा है, पहले उनको टिकट दिया। उसके बाद उनका भी टिकट काट दिया गया। फिर 40 गांव के जो विधायक थे उन्मेष पाटिल, उनको दिया गया है टिकट अभी। और अब जो है वो यही सीन बना हुआ है कि जलगांव से बीजेपी के उन्मेष पाटिल ये चुनाव लड़ेंगे। अभी जलगांव में उन्मेष पाटिल के सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस के गुलाबराव देवकर हैं। गुलाबराव देवकर की हिस्ट्री भी अगर देखी जाए तो ये पहले विधायक थे, जलगांव में राज्य मंत्री भी थे महाराष्ट्र के, और इनके ऊपर एक लांछन भी लगा हुआ है घरकुल घोटाले का, जिनमें ये सिग्नेचर करके फंसे हुए हैं, ऐसा इनका कहना रहता है। पब्लिक जो है अब क्या करेगी, कैसे करेगी, वो पब्लिक ही बता पाएगी। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं और इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनका मन क्या कहता है। ये बीजेपी के साथ है, ये मोदी के साथ है, ये राष्ट्रवादी के साथ है, ये क्या चाहते हैं। सर पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुनय जोशी। क्या आपको क्या लगता है जलगांव के लोकसभा चुनाव में क्या होना चाहिए, किसको वोट मिलना चाहिए, किस पर राजनीति होनी चाहिए? राजनीति तो बस यही है कि अभी लोकसभा चुनाव है और आज देश का नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी साथ में है, और आज सभी देशवासियों के लिए एक पूरे वर्ल्ड के अंदर आज जो भारत का नाम ऊंचा किया है नरेंद्र मोदी ने, तो 101% जलगांव की जनता, महाराष्ट्र की जनता, पूरे देश की जनता आज नरेंद्र मोदी के साथ में पूरी तरह से खंबीर खड़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देश का युवा और देश का हर नागरिक मोदी के साथ और मोदी को वोट देगा, मोदी को देखकर वोट देगा। और सभी कैंडिडेट, आपको लगता है कि मोदी जी को यहाँ से वोट देने के बाद जलगांव में जो लोकल समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएगी? लोकल समस्या सॉल्व होने के लिए अभी आज जो चुनाव होने वाले हैं वो केंद्र के चुनाव है। केंद्र की सरकार जो कुछ नीतियां लागू करती है उसके बाद में वो धीरे धीरे आमदार, फिर नगर सेवक, फिर ऐसे ऐसे करके एक एक डेवलपमेंट के हिसाब से वो टप्पा होता है। तो आज केंद्र के लिए मोदी बहुत जरूरी है। इनका कहना है मोदी बहुत जरूरी है केंद्र में और सब कुछ उसी से सॉल्व हो पाएगा। आपकी राय क्या रहेगी? जी, सर्वप्रथम मुझे ये लगता है कि जैसे कि भाई साहब ने बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करेगी उसका एग्जीक्यूशन ठीक प्रकार तभी हो पाएगा जब रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, यहाँ पर एमएलएज रूलिंग पार्टी के हो। जैसे कि आपको मालूम है हाल ही में जो जलगांव महानगर पालिका की चुनाव हुए थे उसमें पूर्ण जनता ने, जलगांव की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया है। जो पहले अलायंस नहीं थी, अब लोकसभा के चुनाव के भीतर में ही बीजेपी और शिवसेना की अलायंस हो गई है। तो हमें यह देखने मिल रहा है कि जलगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अपोजिशन में कोई है ही नहीं। राष्ट्रवादी का संख्या बल केवल 0 है जलगांव महानगर पालिका में। और इसके अलावा सबसे बड़ी खेदजनक बात यह है कि राष्ट्रवादी का जो एक सीट हुआ करता था रावेर में, वहां पर वो अपना प्रतिनिधि भी दे नहीं पाए, उनको वो जगह कांग्रेस के लिए छोड़नी पड़ी है। पिछले 15-20 सालों का अगर आप कांग्रेस का जलगांव का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष से लेकर तो कार्यकर्ता तक कोई भी एक नगर सेवक भी चुन के लाके नहीं दे पाया है। पूरी तरह जलगांव की जनता ने बीजेपी को, बीजेपी अलाइड पार्टीज को, बीजेपी के संगठनों को पूरी तरह समर्थन दिया है। उसके परिणाम स्वरूप जलगांव में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की शुरुआत हुई है। जो जलगांव की प्रमुख समस्याएं थी जैसे कि पानी,
उसके लिए आमदार गिरीश भाऊ महाजन जो जल संपदा मंत्री है, इनके विशेष सहयोग से जलगांव में अगर आपने देखा होगा तो अमृत योजना का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में अगर यहाँ पे बीजेपी शासित महानगर पालिका है और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए सब रहते हैं, तो सबका अगर साथ रहा तो सबका विकास जरूरी ही होगा। और मोदी जी के बहुत ही अच्छे नेतृत्व की वजह से सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत का पूरा विकास होगा, बाय ऑल मीन्स होगा। यहाँ पर इस जो भी इन्होंने अपनी भावनाएं दी है उस पर तालियां बजी, इसका मतलब लोग काफी उससे सहमत हैं। यहाँ पे युवाओं के साथ साथ बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने दुनिया इनसे तो ज्यादा देखी है। इनका क्या विचार है इस चुनाव के बारे में? सर, आपका नाम? पीके इंगले। इंगले साहब, जलगांव का चुनाव, लोकसभा चुनाव जलगांव के रूप से कैसा होना चाहिए और क्या मुद्दे होने चाहिए? मुद्दे तो विकास का ही होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? यहाँ को तो बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ही आएगी। पर उन्मेष पाटिल जो हैं वो 40 गांव से बिलोंग करते हैं, 40 गांव में हैं, वहां के विधायक है, वहां ज्यादा रहा करते हैं। क्या दिक्कतें नहीं आएगी यहाँ से वहां तक? देखो, उनके आगे जो खड़े हैं उनका वक्तव्य देखो कि वो सुरेश जैन के टाइम में उनका जब इंटरव्यू हुआ था तो वो बोले मैंने सिर्फ सही की है। अब ये खासदार बन के वो सिर्फ सही करेंगे और काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ नामदार रहेंगे और कामदार नहीं रहेंगे। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के भी सयाजी राव हो जाते हैं, जो पक्षी षष्ठी ने कह दिया उस पर साइन कर देंगे, बीच में डॉक्यूमेंट्स क्या है, क्यों है, कैसे, क्या ये हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए काम के है या विरोध के है, ये पढ़ेंगे नहीं तो कल हमारा अगर जो निमित्त मात्र वहां पे कुछ भी हमें अगर पहुंचाना है, हमारा मैसेज पार्लियामेंट में बोलो या लेजिस्लेटिव असेंबली में बोलो, अगर वो सिर्फ सही करेंगे, वो अगर पहुंचा नहीं पाएंगे तो ऐसे नेतृत्व का जलगांव के विकास में न कि फायदा होगा बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। यही बताया है कि मैं सयाजी राव था और उधर भी सयाजी राव ही भेजने हैं तो किसी का भी भेज दो। इससे पहले भी बीजेपी का यहाँ पर सांसद रह चुके हैं, तो बीजेपी के सांसद इससे पहले भी थे, तो अभी आपको क्यों लग रहा है ऐसा कि फिर से बीजेपी ही यहाँ पर आएगी? बीजेपी एक्टिव पार्टी है और बहुत सारे सुधारणा उन्होंने किए हुई है। अच्छा, जलगांव में सुधारणाएं हो रखी है इसलिए फिर से बीजेपी आएगी, या पूरे देश का विचार ऐसा है? विचार है, पूरे देश का विचार है ये। पूरे देश का विचार है। इस तरह भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं। जैसा कि सभी लोग वहां पे ये बता रहे थे कि बीजेपी ही आएगी और बीजेपी ही देश का विकास कर सकती है। आपका नाम? भारत पाटिल। क्या मानते हैं आप, अभी जलगांव में जो चुनाव, पूरे देश में माहौल है, लेकिन जलगांव के चुनाव को किस तौर से देखते हैं? कौन सी पार्टी यहाँ पर मजबूत है? जलगांव में तो फिलहाल भाजपा और शिवसेना युति मजबूत है और आने वाले चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में उन्मेष पाटिल जो यहाँ के जो उम्मीदवार है वो भारी लीडिंग से जीत के आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इनका भी यही कहना है कि यहाँ पे उन्मेष पाटिल जो है वो भारी लीड से जीत के आएंगे। यहाँ पे युवा हैं, कॉलेजियस हैं सभी, और ये लोग तो चुनाव में अभी हिस्सा लेंगे, जोर शोर से लेंगे। आपकी राय क्या बोलती है जलगांव के बारे में? इस बार बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार? जी। पर बीजेपी के उन्मेष पाटिल को आप जानते हैं? जी, पहली बार सुना है नाम, पर देखते हुए उनका काम क्या है। अच्छा, पहली बार सुना है तो भी आप वोट उन्हीं को देंगे? जी, मोदी जी जो वोट दे रहे हैं हम, उम्मीदवार को नो से देखकर नहीं। यहाँ पे बुजुर्ग वर्ग भी हैं, आप क्या मानते हैं जलगांव के चुनाव के लिए? जलगांव के चुनाव के लिए तो उन्मेष पाटिल का तो नाम अभी नया सुनने में आ रहा है, हमने देखा भी उनको। और देवकर अप्पा जो है हमारे पुराने हैं और सबको मिलनसार लोग है वो, तो हमारा वोट उधर ही जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर जो बातें चल रही थी उसके अंदर कहा जा रहा था कि गुलाब राव देवकर हैं, वो पिछले कुछ जब वो नगर पालिका में थे तो उन्होंने सिग्नेचर की वजह से वो घरकुल घोटाले में फंसे हुए, तो यहाँ फिर से सिग्नेचर अगर किए और फिर से कुछ हुआ तो? वैसा कुछ नहीं है, वो तो चलता है राजकारण के अंदर। विरोधी कुछ न कुछ उठाते रहते हैं, विरोधी कोई न कोई बातें निकालते रहते हो, वैसी बात है ले वो सुरेश में। तो अभी तो सुरेश दाना जैन जो है वो खुद शिवसेना के में और बीजेपी के साथ बराबर है ना। फिर अभी ये राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर? हमको राष्ट्रवादी नहीं देखना है, सिर्फ देवकर गुलाब राव देवकर देखना है।
सर आपके क्या विचार रहेंगे? हम बीजेपी तरफ के देखिए यहाँ पे मिश्रित लोग हैं, यहाँ पे लोग बैठे हैं और सभी के अपने विचार हैं। ये जो एक महापर्व है भारतवर्ष में, संविधान ने जो अधिकार दिए है उस अधिकार का यहाँ पे तालमेल दिख रहा है। एक पड़ोस में जो बैठे हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए गुलाब राव देवकर को वोट देना चाहते हैं, तो दूसरे बीजेपी को देना चाहते हैं। ये संविधान ने जो अधिकार दे रखा है उसका ये नतीजा है। काका आप तो काफी बुजुर्गवार हैं इन सब में, आपके विचार से किस तरीके की राजनीति होना चाहिए और कौन सी पार्टी मजबूत है यहाँ? ये देखो, इन्होंने सिर्फ आप घोषणाबाजी की, मोदी जी ने कोई किया नहीं। अभी क्या करने का उस पर कोई बोल नहीं रहे हो, ऐसे दूसरे ये ऐसा वो ऐसा, ये पार्टी ऐसी, उस पर क्या कोई अर्थ है क्या? जुमलेबाजी वाली सरकार बोलते हैं राहुल गांधी ने, मोदी सरकार जो है उनको जुमलेबाजी वाली सरकार बोला करते हैं। जुमलेबाजी वाली है ना, तो बदल होने को होना, चेंज होने को होना, इस बार बदल होना चाहिए। सर आपके क्या राय रहेगी? नहीं तो 2 करोड़ का रोजगार देने का उन्होंने वादा किया था, वो वादा उन्होंने अभी तक निभाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बदल होना चाहिए। आपकी भी जो राय है वो ऐसा लगता है कि बदलाव होना चाहिए। जो लोग युवाओं में जहां मोदी जी की लहर चल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार नहीं देखे होंगे, हम मोदी जी को देख के वोट करेंगे, लेकिन वहीं जो लोग उम्र दराज हैं उनके विचार जो है वो कहीं ना कहीं बदलते नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना रहा है कि अब की बार बदलाव होना चाहिए। यहाँ पे युवा है, क्या कहना चाहेंगे आप, किसकी सरकार बननी चाहिए? अभी मोदी सरकार ने जो अगला इलेक्शन जो 2014 में लड़ा था, क्यों उन्होंने बोला था कि युवकों को हम तरुणाई को क्यों जो युवकों को हम रोजगार देंगे। अभी मुझे बताओ कि मोदी सरकार ने कितने युवकों को उन्होंने रोजगार दिलाया? ऐसा कुछ उनके पास तो होगा, क्योंकि वो शासन चला रहे, सरकार वो चला रहे। ऐसा जलगांव में तो बता दो कि आपने 1000, 2000, 500, 100 ऐसे 100 युवकों को आपने रोजगार दिलाया, ऐसा हमको बता दो कि हम भी मान लेंगे कि युवकों को उन्होंने रोजगार दिलाया। और रही बात दूसरी की गुलाब राव देवकर और उन्मेष पाटिल, 2 सांसदों दो आमने सामने खड़े हैं, तो मैं उन दोनों में से जो आप बोल रहे कि बहुत लोगों ने कहा कि सयाजी राव जो थे देवकर, इन्होंने सही की थी और वो जेल में गए थे। मेरा ऐसा कहना है कि जो जिनका जो केस फाइल है वो न्याय प्रविष्ट है, क्योंकि वो न्याय प्रविष्ट होने के बाद जब तक उनका कुछ निकाल नहीं आता तब तक अपन उनको आरोपी बना ही नहीं सकते। और रही दूसरी बात, उन्होंने न्याय प्रविष्ट थी, उस टाइम मंत्री पद था उनका, ऐसा समझ लो कि कुछ ऊपर वालों के नाथा भाऊ को उनको राजीनामा देना पड़ा था। ये गुलाब राव देवकर थे और गुलाब राव देवकर से पहले सुरेश दादा अंदर गए, सुरेश दादा को देना पड़ा। फिर भाजपा और सेना अभी युति है, फिर भाजपा और सेना के क्यों मदद करना, क्योंकि उसमें तो सबसे पहले दादा का भी नाम था। और गुलाब राव देवकर ने जब 3 साल में जो मंत्री थे, तब महाराष्ट्र में ऐसा सबसे बड़ा और ऊंचा वाला नाट्यगृह जो है वो जलगांव में, अब काव्य रत्नावली चौक में, इससे 2 मिनट का रास्ता है, पूरा महाराष्ट्र में नहीं है, ऐसा उन्होंने बनवाया है। मतलब एक तरह से आपका कहना है कि बीजेपी और शिवसेना नहीं है, इस बार बदलाव होना चाहिए और गुलाब राव देवकर आएंगे और आने वाले हैं, क्योंकि पूरा जलगांव जो लोकसभा है उनको पता है। और पहली बात, लोकल जलगांव में जो है वो लोकल है, क्योंकि पिछले 10 साल से यती नाना पाटिल खासदार से, आपको भी पता है क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ है 1-2 महीने पहले, वो तो उनका अलग मैटर है, हम नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसी बात थी कि खासदार बताओ और 1000 रुपये इनाम पाओ, ऐसी बात थी, क्योंकि कई युवकों ने नहीं देखा। तो अभी ये खासदार 40 गांव से इधर आते, अभी इनको कौन देखेगा, ये बड़ी बात है। खासदार बताओ और इनाम पाओ, ऐसा एक पीछे स्कीम तो चली थी। फिर से हम लोग इस तरफ आए हैं, यहाँ पे युवाओं की तरफ। अभी हम लोगों ने जो बात की, बुजुर्गों का कहना रहा कि जुमलेबाजी वाली सरकार थी, सिर्फ जुमला बोला और किया कुछ भी नहीं। तो अब आपका क्या कहना रहेगा इसके ऊपर? जुमला तो 15 लाख वाली जो बात थी वो बिल्कुल जुमला था,
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम लोगों ने युवा शक्ति की तरफ से 800 कनेक्शंस दिए, पर उसके बाद में जो सब्सिडी आनी चाहिए सब्सिडी आती नहीं है। तो कुछ कुछ योजना उनकी ऐसी है कि जो सर्वाइव नहीं कर पा रही है। मुद्रा लोन आप किसी भी बच्चे को यहाँ पे भेजो बैंक में, तो वो उसका मैनेजर बोलता है कि हमारा कोटा खत्म हो गया, हम लोग नहीं दे सकते। तो कुछ कुछ चीज़ों में वो लोग फेल हुआ है, कुछ चीज़ों में काफ़ी अच्छा। रोजगार कितना मिल पाया है? रोजगार की भी उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, हाल में 2 करोड़ रोजगार बोला था, पर हुआ कुछ नहीं। लास्ट का इलेक्शन था वो राम मंदिर के मुद्दे पे हुआ, इस बार तो राम मंदिर पे भी कोई बात नहीं कर रहे वो लोग। वो भी हिंदू आस्था का विषय है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, तो वो भी कुछ नहीं लगता। उसके बाद में 4 सालों से यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शंस होते थे वो बंद हो गए, उसके ऊपर बैन लिया है ये लोग, स्टे लाया है कि रिफॉर्म्स लाएंगे, पर स्टूडेंट काउंसिल के भी कोई इलेक्शन हो नहीं रहे। तो किसी ना किसी तरीके से लोकशाही को दबाने का कोशिश किया गया ऐसे लगता है, पर फिर भी मोदी जी पे अभी भी विश्वास है एक टर्म और हम लोग उनको देंगे। पर जलगांव का जो उम्मीदवार है इसके बारे में हमारा अभी भी कन्फ्यूजन है। उन्मेष पाटिल आमदार है, फर्स्ट टर्मर है, उनके काफ़ी कामों की हमको जानकारी तो है नहीं खास, और 20 दिनों में जितना मालूम पड़ेगा, कंपेयर करेंगे देवकरप्पा के साथ में उनका और इनका काम कैसा है, उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि क्या होता है। शेतकरी लोगों को कितना पैसा दिया? मेरे सबसे ज्यादा ये साल में 2-3 हजार लोगों ने आत्महत्या की, क्योंकि शेतकरी को सब फायदा दिया, उसको ऊपर उठाया, उसका उत्पन्न दुप्पट किया, फिर मरने को काय को गए हो? उनका तो कहना स्टॉक मार्केट में जो उठाव हुआ है इस वजह से त्यांचा रेशो पहा ना, रेशो पहा हा कमी झालाय। अरे तुमच्या जवळ शेतकरी आत्महत्या जो करत होता, हे जे अलिगेशन आहे त्याचे जर फिगर्स तुम्ही स्टॅटिस्टिकली चेक केले तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचं प्रमाण कमी झालेलं आहे, आणि ज्या आत्महत्या म्हणवल्या जातात 90% शासकीय अनुदान लाटण्यासाठी त्यांना आत्महत्यांचं रूप दिलं जातं। मतलब इनका कहना रहा है कि ये आत्महत्या भी जो है वो भांडणं होतात, त्या नैराश्यपोटी शेतकरी विष पिऊन आत्महत्या करतो, त्याची बायको पळून जाते किंवा कुठल्याही प्रकारे मुलाला नोकरी लागत नाही म्हणून त्या नैराश्यपोटी तो आत्महत्या करतो, आणि त्याचं कारण तुम्ही काय दाखवता की दुष्काळ आहे आणि त्याच्या शेतीमध्ये उत्पन्न येत नाहीये। ही चुकीची गोष्ट आहे। जोपर्यंत स्टॅटिस्टिकल डेटा तुम्ही फुल प्रूफ करत नाही तोपर्यंत कुठल्याही बेसिसच्या विरोधात जाऊन तुम्ही असं कुठलंही भाष्य करणं चुकीचं आहे। नाही यात बरोबर आहे, परंतु त्याची कोण शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आणि शेती पायरे मेला का काय, याच्यासाठी कलेक्टर आणि लोकल लोकांची बॉडी आहे ना, मग त्यांनी व्यवस्थित करायला पाहिजे की नको? हा ना, शेतकऱ्याला किती कर्ज दिले गेलेले आहे याचा अहवाल कलेक्टर साहेबांनी घेतलेला आहे। ज्यांना कुणाला अडचण असेल त्यांनी प्रत्येक बँकेत जाऊन विचारणा करावी कि तुम्ही लोग इस तरीके से हर जगह बैंक में जाके तो पता नहीं कर सकते। प्रत्येक शेतकऱ्याला नॅशनलाइज बँकांमध्ये क्रॉप लोन फक्त आणि फक्त 4% उपलब्ध असताना बडेजावीपणा करण्यासाठी आणि गुंठेवारी आपण बादशाह आहोत हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही लग्नामध्ये अमाप पैसे खर्च करतात, आणि तो पैसा पुन्हा चुकवू शकत नसल्यामुळे त्या प्रेशरमध्ये जर तुम्ही आत्महत्या करत असाल तर याचा दोष शेतकऱ्यांचा आहे ना की सरकारचा आहे? हे बघा, हे जे सगळे विषय मला दिसत आहे ते पूर्ण राजकीय जुमलेबाजी आहे। यांच्यामध्ये लोकांना गुंतवून ठेवलं जातं आणि राजकारणी पुन्हा 5-5 वर्ष येत जातात, अलटत पलटत स्वतःच पैसे खातात आणि लोकांना तसेच ठेवतात। ही परिस्थिती आजची आहे। आज जवळपास 65% लोकसंख्या आजची युवा आहे आणि या युवकांचा विचार कोणीच करत नाहीये। म्हणजे युवकांचे प्रश्न हा 60 वर्षाचा म्हातारा नाही सोडवू शकत, ते युवकांनाच माहिती आहेत। त्यामुळे ह्या प्रश्नांचा विचार युवा शक्तीने करायला हवा। जे काही मुद्दे जे दिसत आहेत, राजकीय लोकांची जी भाषा घसरलेली आहे, म्हणजे कोणीतरी म्हणतं की मी चौकीदाराला जेलमध्ये टाकलं, अरे तो पंतप्रधान पदावर बसलेला व्यक्ती आहे, त्याविषयी आपण काय बोलतो याचा विचार करायला जायला हवा। एखादा मंत्री म्हणतो, माजी मंत्री म्हणतो आता धरणात पाणी नाही तर आम्ही मुतायचं का, ही भाषा आहे का? देशातला पूर्ण जगामध्ये लोकशाहीसाठी परिपक्व असलेला भारत देश आणि भारत देशामधले नेते जर अशी भाषा बोलत असतील तर जगाने काय म्हणून आपल्या देशाकडे पाहायला हवं आणि स्थानिक विचार केला जाईल तर काय MP हे पंतप्रधान निवडतात, सगळे जे विधायक सांसद आहेत ते त्यांचा पंतप्रधान निवडतात। आपला अधिकार आहे आपला खासदार निवडण्याचा, आपला खासदार आपलं काम करत असेल तर आपण निवडून द्यावा। जर तो फक्त मोदींसाठी निवडायचा असेल तर तो निवडू नये असं मला तरी वाटतं। त्यामुळे आमच्या मतदारसंघामध्ये जरी ते सयाजीराव असतील तरी त्यांनी कामं केलेले आहेत, म्हणून माझी विनंती असेल, युवकांना विनंती असेल जास्त करून तुमचे प्रश्न बघा, तुमचे प्रश्न कोण सोडवू शकतो, कोणात ती क्षमता आहे याचा विचार करा आणि मगच मतदान करा। इनका बहुत अच्छा कहना रहा, जो बात इन्होंने कही है उस पर काफी सारी तालियां बजी है, इसका मतलब सहमत है लोग। ये भाई साहब कुछ कहना है, बताइए। हा जो माझा मित्र बोलला त्या मताशी मी बिलकुलही सहमत नाही आहे। त्याने सांगितलं की तरुणांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी 60 वर्षाचा माणूस सोडू शकत नाही, तर राहुल गांधी काही 18 वर्षाची युवक नाही आहे।
तेही 49 वर्षाचे आहे. दुसरा विषय, त्यांनी एक महत्वपूर्ण मत असं मांडलं की बा स्थानिक खासदार असावा, काम करणारा असावा, तो निश्चित. तर भाजपाचा जो उमेदवार आहे तोही जिल्ह्यातलाच उमेदवार आहे, तो काही जिल्ह्याच्या बाहेरून आलेला आहे किंवा पक्षाने त्याला पॅराशूटने टाकलेला नाही आहे. राहिलं कामाच्या संदर्भामध्ये, तर 1.5 वर्षामध्ये राहून आलेले जे उमेदवार आहे त्यांना तर आम्ही मुळीच मत देणार नाही. आम्हाला क्लीन असलेला उमेदवार हवा है, युवकांचे प्रश्न मांडणारा, बीई शिक्षण झालेला उन्मेष पाटीललाच आम्ही मत देणार आहे. पर जो बीजेपी के जो लोग हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों पे एलिगेशन लगा हुआ है, फिर उसको आप कैसे क्या सपोर्ट कर सकते हैं? बीजेपी के जिन लोगों पे एलिगेशन लगाया है वो लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं कर रहे हैं. जो हमारा अभी का कैंडिडेट है उस पर अगर एक एलिगेशन हो तो बता दे कोई भी. अभी आप एक बात बताइए, बीजेपी अपने आप में अगर कॉन्फिडेंट होती तो बार बार उम्मीदवार बदलने का काम कैसे करती? उम्मीदवार जो बदलने का जो सिलसिला या जो कुछ हुआ है, बात ऐसी है, हम बीजेपी जो पार्टी है वो एक स्टैटिस्टिक्स और सब रणनीति के हिसाब से चलने वाली है. ऐसा नहीं कि उम्मीदवार नहीं तो उधर डॉक्टर साहब को खड़ा कर दिया, बली का बकरा बना दिया, और यहाँ पे अगर कोई नहीं तो देवकर साहब को खड़ा कर दिया. हम कंटिन्यू एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस में जो रिजल्ट आता है उससे हम एक नहीं 10 बारी भी उम्मीदवार बदल सकते हैं. एनालिस्टिक पार्टी है, आपका क्या कहना? जी, गुलाब राव जी देवकर जी को जो उम्मीदवारी दी है इसलिए भाजपा वालों की फट रही है. इतने जब अब मोदी के नाम पे ही लोग चुन के आने वाले हैं तो उम्मीदवार चेंज करने की जो जरूरत नहीं है. पिछला जो ईटी पाटिल उनका बीजेपी का एमपी था वो महाराष्ट्र में 2 नंबर वोटों से चुन के आया था, उनको क्यों उन्होंने नहीं बोला? उसके बाद स्मिताताई वाघ को दिया, उसको भी चेंज कर दिया. यहाँ के जो जल संपदा मंत्री है वो उनकी ताकत है, अपना मर्जी का खासदार होना, लोगों को कल्याण का इसको कोई लेना देना नहीं है. गुलाब राव जो देवकर है उनको सब जिले की मालूमात है, वो बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं, महापालिका के स्थायी समिति नगराध्यक्ष, जलगांव में जो प्रॉब्लम है उड्डान पुल के है, सभी चीजों को उनको मालूमात है. और सब लोग पार्टी के मान्य करेंगे कि ये नम्र स्वभाव का आदमी है, सब पार्टी से जमता है, सब समाज से जमता है. तो लोगों ने ये तय कर लिया है कि भाई जो अपना खासदार है वो लोकल होना चाहिए. उनका आकाशवाणी में ऑफिस है और सबका काम करते हैं. ऐसा देखते नहीं कि राष्ट्रवादी का है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, क्या सेना का है. उनको जो सपोर्ट मिल रहा है इसलिए बीजेपी वालों ने उनका उम्मीदवार चेंज करने का लिया है. और 15 ही दिन में उन्मेष पाटिल को टिकट दिया उन्होंने. पैसे के बलबूते पर ये चुनाव जीतते हैं, सारे जलगांव को मालूम है. इधर 60-70 कोटी रुपए जलगांव म्यूनसिपालिटी के इसमें उन्होंने खर्चा किया, सबको मालूम है. ये पैसे के ऊपर ही इनकी नशा चढ़ी पैसे की, ये उतराना बहुत जरूरी है. पैसे के बल पे आज जो चुनाव लोकसभा का जो चुनाव होता है वो देश का नेतृत्व तय करता है. जो देश का प्रधानमंत्री अपने को चुनना होता है वो आज अपन जो वोट देते हैं वो देश का पंतप्रधान के लिए अपन वोट करते हैं. तो आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर आप देखोगे तो मैनिफेस्टो में क्या डाला उन्होंने? देशद्रोही कानून खत्म करेंगे, वो 370 कलम हटाएंगे. वो तुम भारत का मैनिफेस्टो बन रहे हो, पाकिस्तान का मैनिफेस्टो बन रहे, बता दो पहले हमको. देश का चुनाव है, देश के मुद्दे क्या है, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे देते हैं, उनके बचाव के लिए तुम सभा में जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं. ये तुम्हारी क्या मतलब? देश का चुनाव हो रहा है या पाकिस्तान का चुनाव? मतलब देश प्रेम के तरफ से मोदी को वोट दिया जाने वाला है. दिख रहे हैं ना वो. तो मैनिफेस्टो में क्या डाला उन्होंने? देशद्रोह कानून खत्म कर देंगे. ये कौन सा देश है? हाँ बताइए. हे जे राष्ट्रीय मुद्द्यावरचं राजकारण आहे, राष्ट्रीय मुद्द्यावर राजकारण करणारे अत्यंत खालच्या दर्जाला पोहोचलेले असं मला वाटते. कारण जेव्हा देशाचा प्रश्न येतो तेव्हा कोणताही राजकारण किंवा पार्टी असायला नको, तेव्हा सगळा देश एक असायला हवा. त्यामुळे हे सगळे जे मुद्दे आहेत त्यांवर आम्ही मोदींच्या पाठीशी आहोत. त्यांनी आजवर घेतलेले निर्णय आमच्या पाठीशी आहेत. राहुल गांधींबद्दल जे बोलले, कोणते राहुल गांधी जे संसदेची अपमान करतात, संसदेत डोळा मारतात पंतप्रधानाला, ही आपल्या लोकशाहीची पद्धत आहे का? हा अपमान आहे, संसदेचा अपमान आहे, लोकप्रतिनिधींचा अपमान आहे, देशाचा प्रत्येक मतदाराचा अपमान आहे. प्रत्येकाला समान मूल्य आम्ही निवडून देतोय आणि ते तिथे जाऊन जर असे प्रकरण करत असतील तर असे राहुल गांधी नकोत. जो बातें हो रही है यहाँ पर, इसमें देश के प्रति जो कुछ भी यहाँ पे देश प्रेम है वो भी दिख रहा है. एक समझ दिख रही है युवाओं में कि किस तरीके का ऊपर जो नेतृत्व होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए. काफी अच्छी सोच है यहाँ पर. जितने भी लोग हैं उन लोगों ने अपना मन जो कुछ भी है वो खोल कर बताया है कि क्या किस तरह है होना चाहिए. यहाँ पे और भी लोग जुड़ रहे हैं अभी हमारे साथ. आपके क्या विचार रहेंगे? नमस्ते. चुनाव को लेकर जो राजकारण जो चल रहा है तो उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ.
बट यही कहना चाहूँगा कि लोकल अपना आदमी अगर खड़ा है तो उसे अपना आदमी मतलब कौन? मैं यही कहना चाहूँगा कि बाहर से आके जो आयातीकरण जो चल रहा है, जैसे मैं उन्मेष दादा के खिलाफ नहीं हूँ या राष्ट्रवादी के गुलाबराव देवकर जी के साथ भी नहीं हूँ, बट मेरा यही कहना है कि कोई भी हो जो लोकल लीडर यहाँ का हो, जो यहाँ के यूथ के बारे में सोचे और यहाँ के तरक्की के बारे में सोचे। और जैसे कि आपने पीछे टर्म में भी देखा गया है, तो देवकर साहब ने वैसे काम किए हुए हैं और उन्मेष दादा का नया टर्म है, होप सो वो काम कर पाएंगे या नहीं, वो भी एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है। उनको बीजेपी वालों को दुश्मन देखने की ज़रूरत नहीं है, उनकी आपसी दुश्मनी ही इतनी बढ़ गई है जो ते आपण म्हणतात की वादच त्यांचे चव्हाट्यावर आले त्याप्रमाणे ती गत त्यांची ती दिसते। तर माझं एकच म्हणणं आहे, सर्व युवकांच्या हातात आपले आज तो वोटिंग आपल्याला करायचा अधिकार आहे, तर जास्तीत जास्त शिकलेला युवक आहे, तर त्या सर्व युवकांना माझं तेच म्हणणं आहे की लोक काय म्हणताय त्याकडे याकडे जाऊ नका आणि पैशांचं काय देवाणघेवाण होतं आहे ते काही त्याकडे लक्ष देऊ नका। आपला उमेदवार एज्युकेटेड आहे आणि आपल्या म्हणजे आपल्या सगळ्या जे मॅनिफेस्टो आपण म्हणतो यूथ मॅनिफेस्टो, पण तसं काही ते युवकांबद्दल कधी बोललं जात नाही, त्यांचा विचार केला जात नाही, पण युवकांमध्ये एवढी ताकद आहे आणि त्या युवकांनी ते दाखवून द्यायची आहे, भले ते कोणीही असो त्यांना ते वोट दे आणि फक्त ती सुट्टी म्हणून ती व्यस्त नका करू, युवकांनी त्या ठिकाणी वोट द्यायचा आहे आणि आपला हक्क जतवायचा आहे। प्राइम मिनिस्टर है तो उन्होंने विकास का मुद्दा लेना चाहिए, बेरोजगारी के इस पे भाषण करना चाहिए। पवार साहब के घरगुती घर में झगड़ा चल रहा है, वो भाषण सुनने के लिए लोग नहीं आते। आप क्या करने वाले, युवकों को रोजगार देने वाले हैं क्या? और 4,500 करोड़ इनके राज्य में बेरोजगार युवा हुए हैं, उसका अहवाल जो है वो दबा के रखा है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते ये लोग? भारतात 4,500 करोड बेरोजगार फिरतायत हे म्हणणं चुकीचं आहे। भारताची लोकसंख्याच मुळात 131 कोटी आहे, त्याच्यामुळे हा मुद्दा काही योग्य नाही आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर मोदींनी बोलावं। ते मागील 4.5 वर्ष विविध इलेक्शन जे झाले त्याच्यावर बोलतच होते, प्रत्येक वेळेस वेगवेगळे मुद्दे कधी राफेल कधी काय असे खोटे मुद्दे विरोधकच काढतात। विकासाचा मुद्दा जर यांना काढायचा असेल तर यांनी स्वतः काढावा, कारण यांनी 60 वर्षात विकास केलाच नाही आहे। साध्या स्कूल्समध्ये एक संडास बाथरूम हे बांधू शकले नाही, ते कामही मोदींच्या नशिबी यांनी शिल्लक ठेवलेलं आहे। ज्या प्रकारे साहेब म्हणतायत, गुलाबरावजी देवकर ज्यावेळेला राज्यमंत्री होते त्यांनी जळगाव MIDC साठी काय केलं हाही प्रश्न आहे। त्या उलट उन्मेष दादा पाटील यांनी 40गाव मध्ये गेल्या 4 वर्षांमध्ये अतिशय प्रशस्त आणि सुशस्त MIDC साठी बरीच जागा त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिली आणि बऱ्याच बेरोजगारांना नोकऱ्या मिळण्याच्या हिशोबाने किंवा उद्योगधंदा उभारण्याच्या हिशोबाने त्यांनी MIDC ला चांगलं सोयीयुक्त त्या ठिकाणी उपलब्धी करून दिलेली आहे। लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत काम किया है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा यहाँ के लोगों से सबसे कि 60 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो मोदी सरकार 5 साल में बहुत कुछ कर देगी क्या? और लोगों का यही बोलना आ रहा है जैसे बच्चा पैदा हो गया और उसको चलना सिखा दो, उसको खाना पीना, उसको नौकरी दिला दो, उसको बड़ा कर दो, शादी करवा दो। अभी इतना सब 5 साल में नहीं हो पाता है। जितने मुद्दे उठाए उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुद्दे उन्होंने पूरे किए हैं। आप बाकी मुद्दे देख लो, जलगांव में अमृत योजना का काम शुरू हो चुका है, बहुत जोरों शोरों से चालू है। अब लोग बोल रहे हैं कि रोड नहीं बने, रोड कैसे बनेंगे? अमृत योजना में रास्ते खोद रहे। उसके बाद में उन्होंने बोला था, प्रचार के लिए भी जब आए थे, अभी इलेक्शन हुए वो टाइम पे भी सब यही बोल के गए थे घर पे कि रोड का काम अभी 2 से 3 साल भूल जाओ आप, क्योंकि ये अमृत योजना का काम चालू है तो उसके बीच में रोड नहीं बनेंगे। तो अभी 2-3 साल थोड़ा वेट करो और देखो कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। और समांतर रास्ते के मुद्दे पे अगर मैं बात करना चाहूँगा तो पिछले 2 साल से हम लोग समांतर रास्ता कमेटी करके हमने स्थापन किया था और बहुत सारा आंदोलन, प्रतीकात्मक आंदोलन, रास्ता रोको, ये सब चीज़ें कर चुके हैं। 1975 में जो हाईवे हुआ था उसमें भी पैरेलल रोड जो हाईवे से एग्जिस्टिंग रोड जो होता है वो हुआ नहीं था। तो हमारा यही कहना है कि जो रोड पे जो हाईवे पे जो अपने एक्सीडेंटली डेथ जो हो रहे हैं बच्चे, यूथ ज़्यादा से ज़्यादा है, और जो घर का कमाने वाला इकुलता एक जो भी एक इंसान जो होता है, कमाने वाला जो आदमी है, वो अगर एक्सपायर होता है तो उनके घर पे क्या बीतती है। तब ये ना मोदी साहब आते हैं
ना कोई मंत्री और कोई पक्ष पार्टी के पवार साहब की पार्टी का आता है। मुझे यही कहना है कि अपना वोट उसी को दो जो सच में डेवलपमेंट करना चाहेगा और वो डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। That's it. तसं 10 वर्षापासून इथं भाजपची सत्ता आहे, आता पण भाजपची सत्ता आहे, एकच राष्ट्रवादीचा आमदार आहे। मग 10 वर्षात भाजपच्या खासदाराने काय केलं? गुलाबराव देवकरांनी 3 वर्षात जे मतदारसंघात जो विकास केला आहे तो विकास ना भूतो ना भविष्य अशा विकासाची गंगा त्यांनी आणली आहे। दादा तू सांगितलं ना की 10 वर्ष म्हणजे 10 सत्ता चेंज व्हायला पाहिजे। भाऊ म्हटलं मी तुला सांग म्हणजे आमचं असं म्हणणं आहे पहिलीला झाली नाही म्हणून दुसरी करायची आहे, पहिलीला काही मूलबाड झालं नाही ना आता दुसरी करायची म्हणून आम्ही सांगतोय की राष्ट्रवादीच्या हातात सत्ता द्या। 2 वर्षात गुलाबराव देवकरांनी या जळगावचा विकासाचा म्हणजे महाराष्ट्रात नाव जाईल, कारण की गुलाबराव देवकरांनी जे काही कामं केले, धरणगावचा उड्डाणपूल असेल, गाडोद्याचा गिरणा आणि चोपडा आणि धरणगाव असं 2 जिल्ह्यांना 2 तालुक्यांना जोडणारा भूतोना भविष्य असं जो आहे, कारण की धरणगाव तालुक्यात जो उड्डाणपूल आहे तिथं 10 वेळेस नारळ फुटलंय, नारळ फुटल्यावर एक मिनिट सर, आरोपी घरकुल घोटाळ्यात चार्जशीट मध्ये आरोपी 1.5 वर्षामध्ये वाघूर घोटाळ्यात मध्ये JDCCचा ऑडिट झालंय। 3 दिवसाआधी हायकोर्टाने निर्णय दिलेला आहे की ज्यांनी कर्जाची गैरवापर केलेला आहे त्यांच्या चार्जशीट मध्ये नाव टाकण्यात यावं। 15 ते 20 चार्जशीट मध्ये तुमच्या उमेदवाराचं भविष्यात नाव राहणार आहे। BSNL वाचवा, BSNL बुडताय आणि गुंडाळून ठेवताय ते BSNL, तर BSNL बुडायला नको पाहिजे, ते चालायला पाहिजे BSNL। एक बार बुडायला निघालते पेपर BSNL आणि MTNL हे वाचवायला पाहिजे। तो BSNL या MTNL जो बंद हो रही है इसके ऊपर कौन क्या करेगा? नहीं गवर्नमेंट ही करेंगे ना उसके ऊपर। हाँ देखिए ये इनका मुद्दा देखिए, ये बुजुर्ग हैं, ये लोग शायद BSNL या MTNL में वर्क किया करते थे, अब इनका कहना है कि गवर्नमेंट उसको बंद कर रही है, तो ये तो बेरोजगार रोज करने का काम कर रहे हैं। 1992ला नरसिंहराव यांच्या सरकारने भांडवलशाही भारतात आणली, जागतिक उदारीकरणाचा एक आपण ते गुण अंगीकारला। खासगी क्षेत्रामध्ये फक्त स्पर्धेला महत्व आहे, जो स्पर्धेत टिकणार तोच टिकणार। तुम्ही फक्त निव्वळ सरकारी कंपनी आहे म्हणून BSNL ला वाचवा हे म्हणण्यापेक्षा लोकांनी BSNL चे कार्ड वाचवावे, कार्ड वापरावे, तेव्हाच BSNL वाचू शकते। लोक जर जिओ वापरणार आणि BSNL वाचवा म्हणणार त्याला मोदी किंवा जिओ जबाबदार नाही आहे। जिओ त्यांनी दिलेलं, जिओ ती विकलं, यांनी आम्ही अंबाजीला विकलं, हे विकून टाकलं, ते मिळणार कसं काय? कंपनीने जिओचे स्पेक्ट्रम, जिओ साठी स्पेक्ट्रम गवर्नमेंट ने 4G आने को नहीं दिया अभी तक यहाँ BSNL के लिए, और खासगी वाले को ये दे रहे हैं, प्राधान्य दे रहे हैं। सबसे बड़ी कंपनी बॉम्बे अपना टेलीफोन डिपार्टमेंट था, आज उसकी कंडीशन BSNL हो गए, MTNL सब टुकड़े टुकड़े बता दिया गवर्नमेंट ने, और आज वो बंद करने के इसमें है। रोजगारी पे ऐसा है कि इन लोगों का भी कहना है कि MTNL BSNL बंद कर रही है सरकार, इनका कहना है कि आप BSNL का 4G कार्ड यूज करिए, बहुत सारे चीजें हैं, लोग अपनी बातें वही नहीं है सर। BSNL ने 4G चालू ही नहीं किया। देखिए BSNL ने 4G, उसके लिए तो फाइट कर रहे कि 4G अलॉट करो, जबकि BSNL चलेगा तो कहाँ प्रॉब्लम है? तो गवर्नमेंट अलॉटमेंट दे रही है ना। BSNL के 4G को वो सपोर्ट नहीं करता, केंद्र शासन जो है BSNL 4G के लिए सपोर्ट नहीं करते, क्यों? वो अंबानी खर्चा करता है, उनका अंबानी मोदी का खर्चा करता है। पहला चुनाव हुआ 2014 में, 350 जगह सभा ली मोदी ने, इसका पैसा अंबानी ने खर्चा किया, उसका वो कर्जा उतर रहे, उसका कर्जा उतर रहे। यहाँ पे और भी लोग हैं, 1 मिनट आता हूँ, आपके पास आता हूँ। यहाँ पे क्या आपका क्या कहना है राजनीति के बारे में? यहाँ पे जो चर्चाएं हो रही है वो राजनीति के लिए हो रही है कि भाजपा या दूसरी पार्टियां कौन देश का विकास करेगी और जो चुनाव होगा वो किस मुद्दे पर होना चाहिए? देखो, अपने देश में बहुत समस्या है, सब लोगों की तकरार है, राज्य में है, लेकिन देश के लिए शक्तिशाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ओनली, दूसरा कोई देश के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ अपना ये देश के लिए नहीं, देश के लिए बहुत जरूरी है बीजेपी की सरकार, वो भी नरेंद्र मोदी ओनली, दूसरा कोई शक्तिशाली। 40 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इसके उसके बस
सिर्फ नरेंद्र मोदी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये सब बंद करो। भारत माता की। मोदी की जो योजनाएं होती है वो 125 करोड़ लोगों के लिए होती है, किसी एक के लिए नहीं होती है। मोदी जी की जो भी योजनाएं मोदी के समर्थक है, उनसे मेरे कुछ सीधे सीधे सवाल है। आपके खासदार थे यहाँ पे ईश्वर बाबूजी जैन जी, 6 साल राज्यसभा में खासदार थे, तब यहाँ पर आपके लोकल एमएलए देवकर साहब थे। देवकर साहब ने और ईश्वर बाबूजी जी ने क्या किया? एसबीआई का 400 करोड़ का लोन स्थगित किया ईश्वर बाबूजी ने, जो आपके गुलाबराव देवकर अगर मंत्री थे और इतने विकास गंगा, तो जलगांव की एमआईडीसी में कौन सा बड़ा यूनिट आया है ये उन्होंने बताना चाहिए। उसके पश्चात जब वो यहाँ पर मंत्री थे, कौन सा आईटी पार्क मंजूर करा के लाया है या कौन सी एमआईडीसी का एक्सपेंशन यहाँ पर उन्होंने करवा के दिया है, ये उन्होंने हमको बताना चाहिए। जलगांव की 90% युवा पीढ़ी को बेरोजगार ढूंढने के लिए पुणे और मुंबई में जाना पड़ता है, उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब नहीं है। 3.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर जियो आपको अच्छी स्पीड दे रहा है और राजीव गांधी ने मारुति का 51% स्टेक जो गवर्नमेंट का हुआ करता था वो जब प्राइवेटाइजेशन में बेच दिया, तो अब इनको जियो के प्राइवेटाइजेशन से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मारुति जो आज जो गलती उन्होंने की वो गलती हम भी करेंगे। आपका ये कहना है क्या कि हमसे थे बाबू यानी तुमसे थे कार्ट? वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, गलती नहीं है। आप अगर आप देखेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन प्राइवेट सेक्टर में जितने अच्छी तरीके से होता है उतने अच्छी तरीके से वो पब्लिक सेक्टर में नहीं होता है। आईडीबीआई बैंक के ऊपर हजारों करोड़ों का डेट जो रिकवर नहीं किया जा सकता ऐसा है, वेराज एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई ये सारी बैंक्स बहुत अच्छी से परफॉर्म कर रही है। क्यों? वो प्राइवेट बैंक से, वहां की मैनेजमेंट को हर अपने 1-1 रुपए की कीमत है, जबकि पब्लिक सेक्टर में खुद का पैसा स्टेक पे नहीं होता। इसके लिए होदे खर्चा सरकार है मोटा, इस नीति से ही इन्होंने खर्चा किया है। जल संपदा मंत्री जब पवार साहब थे, उन्होंने जलगांव जिले में उनका आमदार होने के बाद में कितने धरणों का काम स्पीडअप करवा के कंप्लीट करवाई है। उन्होंने रिपोर्ट कार्ड एग्जीक्यूट करना चाहिए। खुद का आत्म परीक्षण करने के बाद उनको पता चलेगा कि केवल उन्होंने खुद का घर लूटा है, पूरा की पूरा पुणे का और आसपास का पानी लवासा को दे दिया, खुद की करोड़ों, हजारों करोड़, लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। ये पारदर्शक की बात कर रहे हैं। अभी संकट मोचन है यहाँ के जो जल संपदा मंत्री है, मुख्यमंत्री के नजदीक के उन्होंने जलगांव के लिए क्या किया? मुख्यमंत्री के नजदीक के होने के लिए जलगांव के लिए उन्होंने क्या किया वो बताओ। और इतने पारदर्शक की बात करते थे, इतने पैसे उनको चुनाव में खर्चा करने के लिए कहाँ से आए? अमित शाह का बच्चे का जो उदाहरण है, करोड़ों का घोटाला है, सब पेपर में आया है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? मेडिकल हब मंजूर केलेलं होतं, सरकारी वैद्यकीय दवाखाना आणि महाविद्यालय मंजूर केलेलं होतं। आजची काय परिस्थिती आहे? मेडिकल हबची परिस्थिती काय आहे? आज फक्त ते नांगरणं सुरू आहे त्या जमिनीवर। काय परिस्थिती आहे? जलसंपदा मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री पद असताना काय कामं केलेली आहेत? स्थानिक मुद्द्यांना महत्त्व द्यायला हवं। निवडणुकीत आपले जळगावचे काय प्रश्न आहेत हे विसरून रफालचं काय झालं आणि याचं काय झालं याचा विचार करत बसू नये असं मला वाटतं। स्थानिक एक्चुअली राहुल गांधी जी बार बार बोलते हैं कि जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स अगर मोदी की जो एकनिष्ठता थी और जो स्ट्रांग उनका सपोर्ट था उसकी वजह से पूरा नेशंस में 1 नेशन 1 टैक्स का वो सपना जो है वो साकार कर सके। माना है कि उसकी वजह से क्या हुआ, तो जो अभी नेशंस में 32 टैक्स वेरियस टाइप्स के वो सब टैक्स रिप्लेस होकर उसमें जीएसटी हो गए। और फिर भी बार बार राहुल गांधी आरोप करते हैं कि मोदी जी गब्बर सिंह टैक्स लेके आए, तो ये तो मोदी सरकार की उपलब्धि है ना। यहाँ पे एक युवा हैं, ये क्या कहना चाहते हैं इनसे सुनते हैं, बताइए। 4 पीढ़ियां कांग्रेस ने खा चुकी है। 4 पीढ़ियां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं किया पाकिस्तान में, और 5 साल में 2 सर्जिकल स्ट्राइक है, उरी, पुलवामा। इनमें पाकिस्तान पूरा दहल गया है, पूरा बौखला गया है। एयर स्ट्राइक हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके वजह से आतंकी 300-400 आतंकी मर चुके हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम लोग काफी देर से हैं, चर्चाएं तो बहुत है, अगर इस तरीके से बात करेंगे तो शायद 5 साल भी कम पड़ेंगे। ये जो भी युवा हैं सभी लोग अपने अपने मत रख चुके हैं। यहाँ पे जो लोग हैं, ये देश का जो महापर्व है भारत का चुनाव वो आने वाला है, सभी अपने मत का उपयोग करने वाले हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग थे, किसी ने मोदी का पक्ष लिया है, किसी ने कांग्रेस का पक्ष लिया है,
पार्टियां बदल सकती है, देश बदलने के लिए जो देश के लिए काम करे वो व्यक्ति जरूरी है। हम लोग हमारे प्रोग्राम को आज के लिए यहीं पर विराम देंगे। जो लोग भी हमारे साथ थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि खुद भी वोट कीजिए और लोगों को भी वोट करने के लिए इस महापर्व में शामिल होने के लिए आमंत्रण दीजिए।